नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत को ऐसे ही सोना की चिड़िया नहीं कहा जाता। भारत सोने की चिड़िया है, ये पूरे विश्व को मालूम है। लूटने पिटने के 800 वर्षों तक भारत को लूटा गया और भारत के लूटने पिटने के बाद भी आज भी विश्व सोने की खदान अगर किसी को मानता है और सोने की चिड़िया किसी को मानता है तो वो भारत को मानता है। इसका लेटेस्ट इलस्ट्रेशन, हालांकि भारत में सोने को लेकर विशेष प्रेम भी है। भारत के लोग सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो लेटकर सोना हो, चाहे वो पीली धातु सोना हो, लेकिन सोना बहुत अच्छा लगता है। आज कनाडाई पुलिस ने अभी कनाडाई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस को एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट कनाडा की मीडिया में छा गया और उसमें ये कहा गया कि कनाडा से एक बहुत बड़ी चोरी हुई। बहुत बड़ी से उन्होंने कहा कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है, जो कनाडाई को मालूम है। कनाडा के इतिहास का तो आप समझ सकते हैं कि जब यूरोपियन वहाँ गए होंगे उसके बाद ही इतिहास लिखा होगा। वहाँ नेटिव इंडियन तो उन्होंने ख़त्म कर दिए जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे। भारत शुक्र है कि भारत में अभी नेटिव इंडियन बचे हुए हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। तो नेटिव इंडियन उन्होंने ख़त्म कर दिए, तो अब उनका इतिहास का 300, 400, 500, 400 साल का इतिहास बताया होगा। तो वो इतिहास जब कनाडा में यूरोपियन घुसे होंगे उन्होंने ही वो सारा इतिहास लिखा और बाकी पुराना इतिहास जो उनके हमारे जैसे वेद पुराण होते हैं वैसे उनके जो ग्रंथ रहे होंगे वो सब नष्ट करके ख़त्म कर दिए होंगे। वहाँ के इंसानों को लेकर हम सबको मालूम है कि वहाँ पर जो चर्च मिले हैं, चर्चों के मैदानों में खुदाई हुई तो वहाँ कंकाल मिले हैं। वहाँ जो बोर्डिंग स्कूल हुआ करते थे, डे बोर्डिंग की खुदाई हुई तो वहाँ कंकाल मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। उनके डीएनए लगाए गए तो पता लगा कि वो नेटिव इंडियन हुआ करते थे, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हुआ करते थे, वहाँ के ओरिजिनल निवासी हुआ करते थे। उनको धीरे धीरे करके चर्चों में बुलाकर ख़त्म कर दिया गया, उनको धीरे धीरे बुलाकर डे बोर्डिंग स्कूलों में ख़त्म कर दिया गया। या तो ईसाई बन गए और नहीं तो उनको मार दिया गया। तो जब इतने बड़े स्तर पर कनाडा और अमेरिका में अभियान चले हों सिर्फ वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, जो एंशिएंट इनहेबिटेंट हैं, उनको ख़त्म करने के, तो ऐसे देशों में जब इतिहास लिखा गया होगा तो वो इतिहास में उन्होंने पुराना जो ओरिजिनल इतिहास उस देश का होगा वो पूरा ख़त्म ही कर दिया होगा, जड़ से ख़त्म किया होगा और ये बता दिया होगा कि ये तो सांप सपेरों के काम हैं, वो कर रहे होंगे। दूसरी बात ये भी है कि वो अभी भी स्वतंत्र इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपना तंत्र विकसित नहीं कर पाए। जो यूरोपियन कंट्रियों के वहाँ कब्जे थे, यानी कि इंग्लैंड का वहाँ पर कब्जा था, उस कब्जे में के दौरान वो जो स्वतंत्रता मिली, वो स्वतंत्रता ये मिली कि इंग्लैंड के राजा से या रानी से मुक्ति मिल गई। इंग्लैंड को रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया, लेकिन वहाँ एथनिक सिस्टम चेंज कर दिया, क्लीनिंग कर दी। यानी कि कनाडा में जो भी इतिहास उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कनाडा के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है, तो मैं मान के चलूँ वो 200-400 साल की घटना होगी, जिसमें वो कहते हैं इतनी बड़ी सरकारी सोने की चोरी। और सरकार के अलावा इतना सोना होगा किसके पास? सरकारी सोने की चोरी इतनी बड़ी हुई ही नहीं। और मज़े की बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड से सोना आ रहा था, सरकारी सोना था और उसमें कुछ डॉलर भी थे। स्विट्ज़रलैंड से सोना पहुंचा कनाडा के एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट पर, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट कहा गया, उस पर उतरा। उसमें 6600 सोने की बार, यानी कि छड़ें। हम सब जानते ही हैं कि सरकारी सोना छड़ों के रूप में रखा जाता है। छोटे स्तर पर काम करते हैं तो बिस्किट बनाते हैं, थोड़े बड़े बिस्किट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं और फिर उसकी रॉडें बनाते हैं। तो 6600 रॉडों की बात कही गई। ये सरकारी सोना, कनाडा सरकार का सरकारी सोना दूसरे देश से, यूरोपियन कंट्री से वहाँ वापस आ रहा होगा। ये वैसे ही है जैसे मोदी जी ने इंग्लैंड से अपना सोना वापस लेकर भारत में भी कुछ समय पहले ही वापस लिया है। ये 400 किलो सोने की बात है इसमें, 400 केजी। 400 केजी को आप समझ सकते हैं कितना तोला होगा? 400 केजी, क्योंकि भारत में तो तोले में सोना गिना जाता है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 10, 4000 तोला सोना। ये सोना वहाँ से आया, 4000 नहीं, 40,000 तोला सोना।
आप सोचिए कि ये सोना वहाँ से आया, कुछ फॉरेन करेंसी वहाँ से आई, वहाँ रखी होगी, वहाँ से उन्होंने देश में कनाडा में वापस बुलाई। एयरपोर्ट पर वो 17 अप्रैल को उतरी और 17 अप्रैल को उतरने के बाद वो 18 अप्रैल को उसको जब वहाँ से निकालना था तो मालूम पड़ा कि सोना गायब है। एयरपोर्ट पर सोना उतरा, वहाँ से सोना गायब है। अब इस पर जो पुलिस की जांच चल रही थी, उस जांच में जो उनके मुख्य डिटेक्टिव, जिसे हम लोग इन्वेस्टिगेटिव वो कहते हैं, हमारे यहाँ दो तरह के डिपार्टमेंट माने जाते हैं। एक को तो हम कहते हैं कि ये SHO है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। दूसरा हम कहते हैं इंस्पेक्टर है, यानी कि उसको इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। उनके यहाँ दूसरे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा मुख्य जांचकर्ता डिटेक्टिव, वो डिटेक्टिव कहते हैं, डिटेक्टिव सर्जेंट माइक मैविटी का बयान आ गया। जो मुख्य डिटेक्टिव है वो ये कहता है कि ये सोना संभवतः भारत और दुबई में गया होगा। अब इसके उन्होंने दो अर्थ निकाले, दो कारण हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि भारत चूंकि सोने का स्वाभाविक केंद्र है, भारत में सोने की खपत बहुत है, भारत में सोना बहुत है। ये कनाडा मान रहा है कि भारत सोने की खान है। अभी भी यूरोपियंस को ये बात खटकती है कि भारत सोने की चिड़िया, उस समय भी सोने की चिड़िया कहते थे और तब लूट कर ले गए। अभी भी उनकी नज़र इसी बात पर है। भारत सोने का मुख्य केंद्र है, इसलिए ये सोना एयरपोर्ट से भारत गया होगा। और इस पर चूंकि सीरियल नंबर पड़ा था, पूरे विश्व में चूंकि इतनी सोने की खपत कहीं नहीं है, इसलिए भारत में जाकर इस सोने को गला दिया गया होगा। ये भारत में भी हो सकता है और दुबई में भी हो सकता है। और दुबई के मामले में हम जानते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा सोना बेचने वालों को, प्राइवेट बेचने वालों में दुबई आता है। भारत के लोग भी बड़ा इंतज़ार करते हैं कि कभी दुबई जाने को मिल जाए तो वहाँ से सोना बढ़िया 916 पहन कर आएंगे, और वो पहन कर आते भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि कड़ा पहन लिया, जंजीर पहन ली, अंगूठी पहन ली, ऐसा वहाँ से खरीद कर, चूँकि सस्ता है, टैक्स फ्री है, वहाँ से खरीद कर आते हैं। तो उनका मानना था कि सोना, ये जो सोना है वो दुबई या भारत में हो सकता है। भारत का नाम लेने के पीछे और भी कारण है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इस सोने की चोरी का जो मास्टरमाइंड है वो भारतीय मूल के लोग हैं। जैसे वो कहते हैं 17 अप्रैल को 4 बजे, लगभग दोपहर के 4 बजे स्विट्जरलैंड से के ज्यूरिख से सोना आया, एयरपोर्ट पर उतरा और 6600 उसमें बार थी, 4 कुंटल के लगभग था। लगभग 200 करोड़ रुपए का सोना बताया गया, वहाँ के रेटों के हिसाब से 200 करोड़ रुपए का सोना उठाया गया। 18 तारीख को 3 बजे के लगभग वो ले जाना था, वो गायब हो गया। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम परमपाल सिंह सिद्धू, 54 वर्ष की आयु है। परमपाल सिंह सिद्धू एयरपोर्ट पर काम करता था और बैम्पटन, वहीं पर बैम्पटन में रहता था और वो एयरपोर्ट पर काम करता था। एयरपोर्ट पे इसके साथ और लोग भी काम करते थे। वो पूरा का पूरा गैंग गायब है। इनका मानना है कि 31 वर्षीय सिमरन प्रीत पनेसर से पूछताछ की गई। वो गोदाम की मैनेजर हुआ करती थी, ये एयरपोर्ट पर काम करता था। इनका कहना था कि वो डकैती जब हुई उसी के बाद वो इस्तीफा देकर वहाँ से चली गई। इसका मतलब ये निकाला गया कि सिद्धू का एक दोस्त जो 36 वर्ष का अर्चित ग्रोवर है, वो सिद्धू और मिसेस कौर यानी कि सिमरनप्रीत पनेसर, इन लोगों ने मिलकर वो डकैती को अंजाम दिया। इस विषय पर 17 अप्रैल तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा 17 अप्रैल से अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ 19 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। इसका मास्टरमाइंड सिद्धू, जॉर्ज टाउन के 43 वर्षीय अम्मान चौधरी, ओकविले का 40 वर्षीय अमित जलोटा, बैम्पटन का 35 वर्षीय प्रसाद परमलिंगम, टोरंटो का 37 वर्षीय अली रजा और मिसिसागा के 42 वर्षीय अरसलान चौधरी, पानेसर ग्रोवर के, ये सब लोग वहाँ से गिरफ्तार करे गए। और गिरफ्तार मतलब इनका गैंग है, जिस गैंग ने इतने बड़े सरकारी सोने को वहाँ से गायब करने के लिए षड्यंत्र रचा। 24 घंटे तक सोना रखा रहा और एयरपोर्ट पर हिंदू लोग, मतलब हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी मूल के, मैं इनको हिंदुस्तानी नहीं कहूँगा, हिंदू नहीं कहूँगा, ये हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं। ये संभवतः खालिस्तानी गैंग के भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके नाम
पंजाबी दिखाई पड़ रहे हैं, इनके नाम सिख बिरादरी से दिखाई पड़ रहे हैं। संभव है कि इसमें खालिस्तानी एंगल भविष्य में निकले, लेकिन कनाडा सरकार कैसे खालिस्तानी एंगल का नाम लेगी? कनाडा सरकार तो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करती है। अब चूंकि कनाडा इस तरह के मूवमेंट को सपोर्ट करता है, इसलिए चोरी का नाम जब आएगा, डकैती या लूट का नाम आएगा, तो फिर ये खालिस्तानी नाम नहीं लेंगे। ये नहीं लेंगे कि जिन लोगों को वो बढ़ावा दे रहे हैं उन्होंने ही लूट डाल ली। ये नहीं बताएंगे कि जिन लोगों का मूवमेंट ये वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको उस मूवमेंट को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो कनाडा सरकार का ही सोना लूट लिया। ये नहीं बताएंगे कि इसके पीछे का जो भाव है वो गलत हो सकता है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा ना भी हो तो भी भारतीय लोग चोर कहना ये तो गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कनाडा इस समय चूंकि उसको लगता है कि भारत बहुत बड़ा खिलाड़ी उनके मामले में है, उनका कहना है कि भविष्य का खतरा भारत, उनके लिए भारत जो है वो भविष्य का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने की वजह से, आपको याद होगा पीछे मोदी जी ने जब उनके प्रधानमंत्री आए थे तो यहाँ आने के बाद वो 2 दिन यहाँ पड़े रहे थे, कोई मिलने नहीं गया हमारे यहाँ। तुम खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हो, क्यों भाई? हमारी सरकार क्यों सपोर्ट करेगी तुमको? हम खालिस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उसके जो वो चल रहे हैं उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, और आप उधर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल कटसी थी G20 में, आप G20 में आप यहाँ मिलने आए, प्रधानमंत्री मिले, लेकिन उसके बाद वो होटल में पड़े रहे, उनका प्लेन खराब हो गया, सरकारी प्लेन, लेकिन भारत से कोई उनके पास मिलने नहीं गया। बाद में उनको ऑफर किया गया कि भैया हमारे प्लेन से हम तुम्हें छुड़वा देते हैं, लेकिन कोई भी ना एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिलने गया, ना ही प्रधानमंत्री मिलने गए, ना ही कोई और। जबकि भारत के प्रधानमंत्री तो ज़बरदस्ती गले लगने वाले हैं, लोगों से गले लगकर ज़बरदस्ती दोस्ती भी कर लेते हैं और फिर वो दोस्ती निभाते भी हैं, क्योंकि फार्मूला वो संघ की शाखा से आते हैं, और संघ की शाखा का फार्मूला अपरिचित से परिचय करना, परिचित से मित्रता करना, मित्र को स्वयं सेवक बनाना, स्वयं सेवक को कार्यकर्ता बनाना। मोदी जी उसी विचार के आते हैं, इसलिए किसी भी देश के साथ वो मिलते हैं तो अपरिचित से परिचय गले मिलकर करते हैं, फिर उससे मित्रता भी कर लेते हैं, मित्रता करने के बाद फिर उसके साथ 2 कदम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पूरा विश्व भारत के साथ मोदी जी के इस संघी नेचर की वजह से साथ में खड़ा दिखाई देता है। ये तो भारत के प्रधानमंत्री की खास बात है, और वो भारत का प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री यहाँ पड़े रहे, उनसे मिलने नहीं गया। इसका मतलब साफ था कि आपकी विचारधारा को हम किसी तरह सपोर्ट नहीं करते। यहाँ तक कि भारत सरकार ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था, भारत सरकार ने उनका कॉन्सुलेट यहाँ से उनकी संख्या कम करने की बात कर दी थी, फिर भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का यहाँ से आना जाना कैंसिल कर दिया था, फ्लाइटें कैंसिल कर दी थी, और बाद में वो रिज्यूम हुआ। कनाडा सरकार आज भी कह रही है कि उनका सबसे बड़ा अगर संसार में कोई उनको समस्या है तो उनको भारत से है, और भारत उनके यहाँ कुछ भी कर सकता है। भारत उनके यहाँ कुछ भी, निज्जर की हत्या का आरोप वो हमारे ऊपर लगाते ही हैं, तमाम आतंकवादी खालिस्तानी मूवमेंट वाले जो कनाडा में रहते हैं उनका आरोप हमारे ऊपर लगाते ही हैं। इसलिए ये भी संभव है कि इसी द्वेष भावना से भारतीय मूल के लोगों को पकड़ा गया हो और भारत के ऊपर आरोप लगाया गया हो कि ये सोना भारत में जाकर गला लिया हो। अरे भाई, भारतीय एयरपोर्टों पे इतनी चौकसी रहती है, अक्सर लोग छोटे छोटे सोना चांदी लेकर आते हैं, वो तो पकड़ जाता है। फिर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके भारत में सोना प्रवेश भी कर गया होगा, हमारे एयरपोर्टों पे कहीं चेकिंग नहीं हुई? क्या तुम्हारे अपने एयरपोर्टों की तरह तुमने समझ रखा है कि वहाँ से सोना चोरी हो गया? सरकार की मिलीभगत हो सकती है, सरकारी कर्मचारियों की, कनाडा के सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। चूंकि उनका टारगेट इस समय भारत है, इसलिए ये भी संभव है कि उन्होंने भारत का नाम जानबूझकर लिया हो, भारत को विश्व में बदनाम करने के लिए लिया हो कि भारतीय मूल के लोग चोरी कर ले गए, भारत में सोना ले गए, भारत में गलाकर खा गए होंगे। साथ में वो उनका एजेंट कहता है कि भारत में चूंकि सोना आसानी से खप जाता है, भारत में सोना मेल्ट भी बड़े स्तर पर होता है, भारत सोने का संसार का सबसे बड़ा खरीदार भी है, और भारत में स्वाभाविकता लोग सोना रखते हैं, इसलिए ये सोना संभव है कि भारत में गलकर खत्म हो गया हो और हम जान नहीं पाएंगे। ये मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देने वाले लोगों को मेरा ये संदेश है कि आप भारत का नाम लेना बंद कर दीजिए। भारत में आत्मा पर विश्वास, आत्मी अध्यात्म पर विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। भारत अगर ऐसा ही होता तो यूरोपियन भारत पर कब्जा ना कर लेते।
भारत अगर ऐसा ही होता तो मुसलमान भारत पर कब्जा न कर लेते। भारत की सहिष्णुता ही भारत की कमजोरी भी रही है, और सहिष्णुता आज भी कि मुसलमान किसी भी स्तर पर भारत में गलत करता है फिर भी कुछ लोग सहिष्णु बन ही जाते हैं। ईसाई भारत में कुछ भी कन्वर्जन करने का प्रयास करता है फिर भी कुछ लोग सहिष्णु हो ही जाते हैं। ये भारत की जो मजबूती थी, भारत का जो स्वभाव है, ये भारत की कमजोरी भी है। इसलिए कनाडा की सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि उनके लोग इस प्रकार का स्टेटमेंट न दें। भारत साहूकारों का देश है, भारत सभ्य लोगों का देश है, भारत ऋषियों मुनियों का देश है, भारत वेदों उपनिषदों का देश है। भारत के लोग इस प्रकार का स्वभाव नहीं लगते। अगर भारत के लोग इस प्रकार का स्वभाव रखते हैं तो वो तुम्हारे यहाँ जाने के बाद ये धुरपटा जो वहाँ सीखी होगी, ये जो वहाँ लूट सीखी होगी, जो तुम्हारी मेंटलिटी है, वो सीखने के बाद वो बिगड़ गए और भारत तक को तोड़ने के लिए मूवमेंट चलाने लगे। इन सब का दोषी अगर कोई एक है तो वो कनाडा खुद है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।